आज हम बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री 2 करेंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे हेज का नियम। यदि कोई भी रासायनिक प्रक्रम एक या एक से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न हो सके तो प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन सभी प्रक्रमों में सभी रूट्स में समान होगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक अभिक्रिया है A गिव्स C, ये है विधि 1 और ये दूसरी विधि से भी संपन्न हो सकता है, जैसे A से पहले बने B और B से बने C। यहाँ पर जो ऊष्मा का परिवर्तन है वो डेल्टा H है, यहाँ पे डेल्टा H1 है और डेल्टा H2 है। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि A से बना है C या A से पहले बना है B और B से बना है C। यहाँ पर ऊष्मा का परिवर्तन है डेल्टा H, A से B बनने में डेल्टा H1 और B से C बनने में डेल्टा H2। तो हेज के नियम से डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। हेज का नियम बहुत सारी रासायनिक गणना करने के काम में आता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे अगर हम कार्बन का दहन लें तो कार्बन सॉलिड अवस्था में है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाती है CO2। इस अभिक्रिया में कुल ऊष्मा परिवर्तन है -393.5 किलो जूल। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है इसलिए डेल्टा H नेगेटिव है। या दूसरी विधि ये हो सकती है कि पहले कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, यहाँ पे डेल्टा H1 का मान है -110.54 किलो जूल और फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाए। यानी जो हमारे पास अभिकारक थे पहले की तरह ही कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन रहे और क्रियाफल है वो हमारे पास CO2 आया और इस प्रक्रम में डेल्टा H2 हमारे पास आया है -282 + 96 किलो जूल। और अगर हम देखें कि डेल्टा H1 और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 का योग है जो डेल्टा H के तुल्य आता है। तो यही हेज का नियम जो है वो समझाता है। हेज के नियम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हेज के नियम से हम किसी भी अभिक्रिया की संभवन ऊष्मा निकाल सकते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल सकते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हेज के नियम से किस तरह से संभवन ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहले संभवन ऊष्मा की परिभाषा करेंगे। एक मोल पदार्थ का उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन उस पदार्थ की संभवन एंथैल्पी कहलाती है। इसे डेल्टा HF से प्रदर्शित करते हैं। और यदि यह एंथैल्पी परिवर्तन जब हमने प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया है और यह मानक ताप 298 केल्विन तथा मानक दाब 1 एटमॉस्फेरिक पे ज्ञात किया है तो इसे मानक संभव ऊष्मा डेल्टा HF कहते हैं। और इसको मानक संभवन ऊष्मा को के बारे में कुछ तथ्य हमें पता होने चाहिए कि जो तत्व होते हैं, तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्योर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मानक संभवन ऊष्मा का मान 0 होता है और यौगिकों के मानक संभवन ऊष्मा का मान पूर्ण ऊष्मा के तुल्य होता है। और इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि तत्व के जैसे बहुत सारे अपर रूप होते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन मोनोक्लिनिक है, या कार्बन जो है किसी और भी फॉर्म के डायमंड की फॉर्म के अंदर है, तो कार्बन ग्रेफाइट को ही हमने उसका जो है मानक रूप माना है। इसी तरह से जल जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड है, तो उसका जो मानक है वो संभवन ऊष्मा उसकी लिक्विड स्टेट के अंदर ही ली जाएगी। अगर वो किसी और फॉर्म के अंदर है तो फिर हमें उसको जैसे वाष्प रूप में है जल, तो फिर पहले हमें लिक्विड से वाष्प के अंदर जो चेंज होता है ऊष्मा का वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो मानक रूप उसका वही माना जाता है जो उसका 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और हर पदार्थ के अगर बहुत सारे अपर रूप हैं तो उनमें से निश्चित किया जाता है कि किस अपर रूप को जो है उसकी मानक रूप लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन का जो मानक रूप है वो ग्रेफाइट है। अब इसी तरह से जब हम मानक संवहन ऊष्मा निकालनी होती है तो पहले हमें संवहन की उसके
रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मीथेन की संवहन ऊष्मा निकालनी है, तो सबसे पहले हम मीथेन का रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन से देखा है 1 मोल पदार्थ, इसका मतलब जब मीथेन बनेगा तो उसका सिर्फ 1 मोल लेना है जब उसकी संवहन ऊष्मा के लिए हम समीकरण लिखेंगे। तो मीथेन बनेगा कार्बन, कार्बन मानक स्थिति में सॉलिड फॉर्म में होती है, और हाइड्रोजन ये गैशियस फॉर्म में होती है, और यह भी गैशियस फॉर्म के अंदर होती है। और यहाँ पे इसका कौन सा फॉर्म लेंगे हम, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट को ही हमने मानक रूप के अंदर लिया है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें एल्कोहल की संवहन ऊष्मा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एल्कोहल, और ये 1 मोल ही रहेगा संवहन ऊष्मा के लिए, और ये रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, इसका मानक रूप में लिक्विड होता है। तो ये बना है कार्बन से, कार्बन के यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ 2 आएगा सॉलिड ग्रेफाइट फॉर्म के अंदर। हाइड्रोजन 6 हैं तो यहाँ 3 लगा देंगे, प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैशियस फॉर्म के अंदर होगा, 1 ही है तो यहाँ पे हाफ लिखेंगे। यहाँ पर जो है वो हमारे पास 1 मोल ही रहना चाहिए। तो जब भी हमें किसी की संवहन ऊष्मा दी जाए और हमें उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, तो बनने वाला पदार्थ जो है 1 मोल ही होगा, और अपने जो भी उसके तत्व हैं उसकी मानक अवस्था से ही हम उसको लेंगे। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे जो है आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, 3 हमें रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं, और हमें N2O5 की मानक संवहन ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जिसकी संवहन ऊष्मा ज्ञात करनी है, हम उसका समीकरण लिखेंगे। हल करते समय हमें बनाना है N2O5, इसकी संवहन ऊष्मा ज्ञात करनी है, यानी इसका 1 मोल बनेगा, और इसके 1 मोल के लिए हम लेंगे N2 गैशियस स्टेट में, प्लस O2, ये भी मानक फॉर्म में गैशियस होता है। अब यहाँ पे 5 हैं तो हम इसको लिखेंगे 5/2। तो अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई 1 मोल N2O5 बनने के लिए, यानी जो हमें डेल्टा H निकालना है वो इस समीकरण के लिए निकालना है। अब सबसे पहले हम इस सब समीकरणों को इस तरह से जोड़ेंगे, घटाएंगे कि इससे हमारे पास ये वाली समीकरण आ जाए। अब देखिए, जैसे हमने लिया N2O5, तो यहाँ पे तो 1 मोल चाहिए, और अगर इस समीकरण के अंदर देखें तो 2 मोल है इस, और ये राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे N2O5 भी राइट साइड पे है। तो इसका मतलब है कि इस समीकरण को हमें जो है हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर समीकरण दे दें, इसको 1 दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें, और इसको 3 दे दें, तो इसका मतलब समीकरण 3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 2N2O5 है, जो हमारे पास हमें अभिक्रिया संवहन ऊष्मा के लिए जो अभिक्रिया चाहिए उसमें 1N2O5 है, तो इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया समीकरण नंबर 3 को। अब अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास N2 है, और N2 1 है, और N2 सिर्फ इसी वाली अभिक्रिया के अंदर है, और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे, तो यानी कि ये भी जुड़ेगी, और जो अभिक्रिया नंबर 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ही, प्लस, और यहाँ से NO तो आ ही नहीं रहा कहीं पे, लेकिन इधर NO राइट साइड पे है, इधर लेफ्ट साइड पे है, तो कट जाएंगे, तो इसलिए अभिक्रिया नंबर 2 को भी हम जोड़ देंगे। अब हम इन्हें जोड़ कर देखते हैं। देखो N2 सबसे पहले हमने अभिक्रिया ली थी 3, तो NO2 को हाफ से करेंगे तो ये बन जाएगा 2NO2 प्लस हाफ O2 गिव्स N2O5। हमने इस अभिक्रिया को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद अभिक्रिया नंबर 1 को जोड़ना है, तो ये आ जाएगी N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। फिर अभिक्रिया नंबर 2 को जोड़ना है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे आएगा 2NO2 प्लस N2 प्लस 2NO प्लस ये हो जाएगा 5/2 O2। देखो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के उतने ही एटम हो गए, और ये राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N2O5 प्लस 2NO प्लस 2NO2। अब देखो इधर भी 2NO है, इधर भी 2NO, ये कट जाएंगे, इधर 2NO2 है हमारे पास, और इधर भी 2NO2 है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, और हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बचेगी N2
प्लस 5/2 O2 गिव्स N2O5। तो जिस क्रम में इन समीकरणों को जोड़ने पे जो अब ये जो इन सबको जोड़ने पे हमने देखा कि वही समीकरण आ गई जो हमें चाहिए थे संवहन ऊष्मा की। इसका मतलब जिस क्रम में हमने इन समीकरणों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा है उसी क्रम में इनकी ऊर्जाओं को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे इस ऊर्जा को हम मान लें डेल्टा H1, ये H2 मान लें और ये क्या मान लें H3। यानी ये समीकरण तब आती है जब हम समीकरण नंबर 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। इसका मतलब डेल्टा H बराबर होगा H3 को कितने से मल्टीप्लाई किया हमने? हाफ से, क्योंकि इस समीकरण नंबर 3 को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, प्लस फर्स्ट इक्वेशन को जोड़ा था तो इसलिए इसकी जो ऊष्मा है ये भी जुड़ जाएगी। और ये वाली सेकंड इक्वेशन को भी हमने सिंपली जोड़ा था तो ये वाली जो है ऊष्मा भी, ये डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है। और इस तरह से हम इनकी ऊर्जाओं को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ डेल्टा H3 थी हमारे पास -102.6 किलो जूल, प्लस डेल्टा H1 180 और प्लस डेल्टा H2 है हमारे पास 114। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -51.3 प्लस 180 प्लस 114। और इसका मान अगर हम टोटल करें तो ये अपने पास आ जाएगा -51.3 प्लस 4, 9 and 2। और यहाँ से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई तो ये 0.7 आ जाएगा और ये ट्रू। और यहाँ पे बचे हमारे पास 8 एंड ये 3 एंड माइनस आएगा प्लस, और ये इतने किलो जूल, क्योंकि सबका जो यूनिट है वो जूल में था तो इसका मान भी जो है वो हमारे पास आ जाएगा किलो जूल में। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया।